कभी लगता है यूक्रेन युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। पुतिन की एकमात्र सफलता मौत का दलदल बनाना है। कई बार लगता है कि यूक्रेन या रूस के लिए कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की राय अलग है। वो कहते हैं कि अंत नजर आ रहा है और ये आपकी सोच से भी जल्दी आ सकता है। लक्ष्य है 2026 की सर्दी। क्या ये महत्वाकांक्षी लगता है? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की ने यह लक्ष्य यूं ही तय नहीं किया। यूक्रेन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति के पास एक योजना है जिसका अंतिम लक्ष्य पुतिन के लिए सबसे अपमानजनक हार सुनिश्चित करना है। रूस के नेता को इस कदर हताश कर देना कि वह युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करे। 3 अगस्त को जेलेंस्की ने यूक्रेन के विदेशी राजनयिक मिशनों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेने वालों को संबोधित किया। राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक बातें कह सकते थे। इन लोगों की कड़ी मेहनत की तारीफ करने के लिए जेलेंस्की ने 2026 में यूक्रेन की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का अवसर देखा। हालांकि तारीफ भी मिली। जेलेंस्की ने कहा, उनके सामने जुटे लोगों की मदद से यूक्रेन इस साल के अंत तक, शायद उससे भी पहले, रूस के साथ युद्ध खत्म कर सकता है। जेलेंस्की ने कहा, हम इसे पतझड़ में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने इस घोषणा के साथ यह चेतावनी भी दी कि हम जानते हैं कि हम किससे निपट रहे हैं और पुतिन इस युद्ध को और लंबा खींचने की उम्मीद कर रहे हैं। अब यूक्रेन को जो करना है वो है पुतिन की उम्मीद को खत्म करना, ताकि रूस के नेता के लिए इस युद्ध को सही ठहराना नामुमकिन हो जाए, चाहे वो अपनी जनता के सामने हो या पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि ये रूस को बहुत महंगा पड़ रहा है। यूक्रेन को पुतिन को मजबूर करना चाहिए कि या तो वो शांति की घोषणा करे और अपनी ही नाकामी की शर्मिंदगी झेले, या फिर यूक्रेन रूस को ऐसी मुसीबत में डालेगा जिससे निकलने में दशकों लगेंगे। 2026 की सर्दियों तक का लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकता है, लगभग अवास्तविक। यूक्रेन को युद्ध खत्म करने के लिए लगभग 5 महीने मिलते हैं, जो साढ़े 4 साल से चल रहा है। लेकिन जेलेंस्की के पास एक योजना है, एक 3 स्तरीय रणनीति जिसमें प्रत्येक का अपना अलग लक्ष्य है। ये सभी लक्ष्य एक साथ मिलकर एक ही उद्देश्य बनाते हैं, वह दर्द पैदा करना जिसे पुतिन को महसूस करना पड़े ताकि वे आखिरकार शांति की घोषणा करें। जेलेंस्की ने यूक्रेन के राजदूतों से कहा। जेलेंस्की ने समीकरण बनाया है, कूटनीति, प्रतिबंध और लंबी व मध्यम दूरी के हमले मिलकर यूक्रेन युद्ध का अंत लाते हैं। इनमें से हर एक पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी, और हम उस पहलू से शुरू करेंगे जो शायद इस तिकड़ी में सबसे अप्रत्याशित है, कूटनीति। जेलेंस्की यूक्रेन के राजनयिकों से रूस के साथ संवाद के नए रास्ते खोलने की वकालत नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन ने यह कोशिश की थी, लेकिन वह काम नहीं आई, यहाँ तक कि अमेरिका को मध्यस्थ बनाकर भी। जेलेंस्की की योजना में यूक्रेन के राजनयिकों की भूमिका, यूक्रेन की सरकार के साझेदारों के साथ संबंधों के उस बाहरी मोर्चे को यथासंभव अधिकतम समर्थन देना है। जेलेंस्की जो देखना चाहते हैं वह है कि और अधिक समझौते किए जाएं, यूक्रेन में और अधिक हथियार आएं और पश्चिमी कूटनीति का एक सागर हो जो यूक्रेन को रूसी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने में मदद करे। जो हमने 2026 में देखा है उससे भी आगे। जेलेंस्की की योजना के इस हिस्से के लिए सर्दियों के लिए सहायता पैकेज सुनिश्चित करना प्राथमिकता नंबर 1 है। जेलेंस्की कहते हैं ये कोई दिखावटी बयान नहीं है बल्कि हकीकत है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री को सर्दी के लिए जरूरी चीजों की स्पष्ट सूची और विदेश नीति के जिम्मेदार लोगों की जानकारी होनी चाहिए। हर जरूरी नतीजे, आपूर्ति या यूक्रेन के लिए जरूरी फैसलों का जिम्मेदार तय होना चाहिए। इसके लिए वित्तीय और उपकरणों की स्पष्ट सूची चाहिए, विशिष्ट संसाधन, हमारे समुदायों की खास जरूरतें और इन सब को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी राजनीतिक समझौते। ये सब जेलेंस्की ने उपस्थित लोगों से कहा। दूसरे शब्दों में, कूटनीति सबसे ऊपर से शुरू होती है। यूक्रेन को ये जानना जरूरी है कि उसे क्या चाहिए, तभी वो ऐसे समझौते कर सकता है जो पुतिन पर सही दबाव डाल सके। यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए और अधिक पैट्रियट मिसाइलें हासिल करना, साथ ही अन्य वायु रक्षा संसाधन जुटाना एक स्पष्ट प्राथमिकता है। ये रूस को बैलिस्टिक मिसाइल की बढ़त का फायदा उठाने से रोकेगा, जिसकी वजह से उसने हाल के दिनों में कई बार कीव पर हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक एक हमले में 10 लोग मारे गए। लेकिन इससे आगे यूक्रेन के राजनयिकों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करनी होगी। साथ ही यह भी समझना होगा कि कौन सबसे बेहतर तरीके से मदद कर सकता है। फिर उन राजनयिकों को वही करना होगा जिसमें वे सबसे माहिर हैं, यानी समझौते करना। जेलेंस्की ने स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, मोल्दोवा और पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों के साथ यूक्रेन के संबंध मजबूत करने की बात कही। और एक और बात, राजनयिकों को यूक्रेन को ड्रोन दिलाने में मदद करनी होगी। वे ये काम और अधिक ड्रोन सौदों पर काम करके कर सकते हैं। ड्रोन सौदों से यूक्रेन और उसके रक्षा निर्माताओं को दीर्घकालिक वार्षिक फंडिंग मिलती है, जिससे रक्षा उद्योग को स्थिर वित्तीय आधार मिलता है। जेलेंस्की ने कहा, साझेदारों को आधुनिक रक्षा क्षमताएं मिलती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यूक्रेन के राजनयिक पहले ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। इन्हीं प्रयासों से यूक्रेनના सहयोगीओ संग 9 ड्रोन सौदे हासिल किए। 15 अन्य सौदे विभिन्न चरणों में હોય, जैसा યુનાઇટેડ 24 મીડિયાનો 3 અગસ્ટનું बताया। हर सौदा यूक्रेन को फंडिंग, निर्माण
और नए ड्रोन विकास में मदद करता है जिन्हें रूस के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। कूटनीति के कारण ही यूक्रेन को यूरोपीय संघ से 103 अरब डॉलर का ऋण मिला। करीब 4 अरब डॉलर जुलाई के अंत में ड्रोन और ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए दिए गए। दूतावास के काम की गुणवत्ता इस बात से आंकी जानी चाहिए कि यूक्रेन को कितने हथियार और फंडिंग मिलती है, और राजनीतिक फैसले और ठोस कदम जो दुश्मन पर दबाव डालते हैं, यही स्पष्ट केंद्रीय ढांचा है, ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए कूटनीति अहम है। यूक्रेन इसमें जितना बेहतर होगा उतने ही अधिक हथियार यूक्रेन को मिलेंगे और उतने ही अधिक समझौते यूक्रेन करेगा। ये दोनों पुतिन के लिए झटका है और यूक्रेन की रूस को नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ाने से भी ज्यादा मायने रखते हैं। सर्दी 2026 तक युद्ध खत्म करने की ज़ेलेंस्की की योजना के पहले हिस्से का अंतिम लक्ष्य ये दिखाना है कि पुतिन यूक्रेन और उसके सहयोगियों को बांटने में नाकाम रहे हैं। पुतिन ने डराकर यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को बांटने की कोशिश की है। हम इसे यूरोप में रूस की आम हाइब्रिड युद्ध रणनीति के रूप में देखते हैं। सैन्य धमकी, साइबर हमला, नाटो हवाई क्षेत्र में घुसपैठ। पुतिन ने डराने धमकाने के लिए इन सब का और बहुत कुछ का इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि डर से ही ये संभव है। कूटनीति और यूक्रेन द्वारा किए गए समझौतों के जरिए यूक्रेन पुतिन को दिखाता है कि उसकी कोशिशें नाकाम रही। अगर कुछ भी हुआ है तो उन्होंने उल्टा असर डाला है, यूक्रेन के सहयोगियों को रूस के खिलाफ एकजुट कर दिया है। वो नाकामी पुतिन पर दबाव बनाती है। इसीलिए कूटनीति ज़ेलेंस्की की योजना का पहला कदम है। इसके अलावा 2 और हिस्से हैं और हम जानने वाले हैं कि वे क्या हैं और क्यों मायने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से जानकारी मिलती है तो हमारे पास और भी बहुत कुछ तैयार है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे यूक्रेन युद्ध के किसी भी विश्लेषण से न चूकें। अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्रतिबंध। ये ज़ेलेंस्की की योजना के कूटनीतिक पहलू से जुड़ा है। उन्होंने अपने भाषण में यह बात बहुत स्पष्ट कर दी जब उन्होंने कहा, सभी के लिए यह जरूरी है कि वे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखें और रूस पर प्रतिबंधों के मामले में और ज्यादा नतीजे हासिल करें। हर कोई रूस की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देख सकता है, जिसे आज कई बार जिक्र किया गया है। ये खतरा बढ़ रहा है और रूसी बैलिस्टिक मिसाइल निर्माता कंपनियां अब भी 7 वैश्विक प्रतिबंधों से मुक्त है। यूक्रेन के राजनयिकों को बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन में शामिल रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लागू करवाने के लिए सहयोगियों के साथ काम करना चाहिए। ज़ेलेंस्की के अनुसार ऐसी 17 प्रमुख कंपनियां हैं, यहाँ तक कि जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे भी रूस की युद्ध मशीन को चालू रखने के लिए कानूनी खामियों और कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। उन कानूनी खामियों को बंद करना जरूरी है, साथ ही नए प्रतिबंध भी लगाने होंगे। इसके लिए यूक्रेन को अपने साझेदारों के साथ और अधिक जुड़ाव सुनिश्चित करना होगा, यहाँ तक कि उनसे रोजाना संवाद भी करना पड़ेगा। योजना का यह हिस्सा यूक्रेन की ओर से लालची लग सकता है क्योंकि रूस पहले ही हजारों प्रतिबंध झेल रहा है, जिनमें से ज्यादातर यूक्रेन के सहयोगियों ने लगाए हैं। कैस्टेलम के अनुसार यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने मिलकर रूस पर 26,655 प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से 23,960 प्रतिबंध पूर्ण पैमाने पर हुए आक्रमण की शुरुआत के बाद लगाए गए हैं। अमेरिका का हिस्सा सबसे बड़ा है, जिसमें 6,441 प्रतिबंध शामिल हैं। कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ भी बड़ा योगदान देते हैं और इनमें से हर एक के हिस्से कई हजार प्रतिबंध आते हैं रूस पर और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। 23 जुलाई को यूरोपीय संघ की परिषद ने अपना 21वां प्रतिबंध पैकेज अपनाया, जिसमें रूस के 48 व्यक्तियों और 170 संस्थाओं को निशाना बनाया गया। रूसी ऊर्जा क्षेत्र के साथ क्रिप्टो करेंसी और वित्तीय सेवाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। अमेरिकी सेनेट ने लिंडसे ग्राहम द्वारा पहले पेश किए गए लंबे समय से लंबित रूसी प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी के पहले चरण से आगे बढ़ाया है। अमेरिका को रूसी खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देने वाला विधेयक पारित करना अभी बाकी है, लेकिन यह अच्छी शुरुआत है और अगर मान लिया जाए कि यह विधेयक कानून बन जाता है तो यह रूस को नुकसान पहुंचाने में काफी मदद करेगा, क्योंकि इससे उसके तेल खरीदारों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाएगा। हम समझते हैं कि यूक्रेन और प्रतिबंध चाहता है, जबकि कई पहले से लागू है। इस तर्क के 2 जवाब है। पहले से प्रतिबंध हों फिर भी और लगाए जा सकते हैं। अगर रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना लक्ष्य है तो यूक्रेन अपने सहयोगियों को पूरी ताकत से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। दूसरा, प्रतिबंध लगाना एक बात है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना दूसरी बात है, और यही कमी यूक्रेन ज़ेलेंस्की की योजना के दूसरे हिस्से से पूरी करना चाहता है। रूस की अर्थव्यवस्था अब तक जिस वजह से बची हुई है उनमें से एक कारण ये है कि देश ने प्रतिबंधों से बचने में इतनी अच्छी तरह कामयाबी पाई है कि अरबों डॉलर की आमद बनी रही है। शैडो फ्लीट जो रूसी तेल को पूरी दुनिया में पहुंचाती है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार ये हर साल 100 अरब डॉलर तक कमाता है। रूस लेन देन छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी भी इस्तेमाल करता है और इसी कारण यूरोपीय संघ का नया पैकेज जरूरी है। वह जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उनके उपयोग को जानबूझकर गलत बताता है। रूस
चालाक और धोखेबाज रहा है। तेल बेचने और हथियारों के पुर्जे आयात करने में यही कारण अहम रहा। ज़ेलेंस्की की योजना में ज्यादा प्रतिबंध जरूरी नहीं, लेकिन उनका हमेशा स्वागत है। यह यूक्रेन के राजनयिकों से अपील करता है कि वे साझेदारों संग इन खामियों को दूर करें। अगर ये कानून बना तो ग्राहम का बिल अच्छा उदाहरण होगा। रूस से खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना प्रतिबंधों को मास्को से आगे बढ़ाता है। यही यूक्रेन चाहता है। ढांचे तैयार है, अब उसे राजनयिकों की जरूरत है ताकि वे बेहतर क्रियान्वयन के लिए दबाव बना सके। इस पहल का उद्देश्य बहुत सरल है, रूस को पुतिन के युद्ध के समर्थन के लिए धन जुटाने में मुश्किल में डालना। क्रेमलिन के युद्ध कोष से पैसा हटाने का मतलब है कि पुतिन को नकदी के स्रोत तलाशने में लगातार ज्यादा हताश होना पड़ेगा। वो हताशा साफ दिख रही है। जुलाई के अंत में रूस के केंद्रीय बैंक ने बेस ब्याज दर 14% कर दी। यह अभी भी ज्यादा है, लेकिन रूस लोगों को ऋण लेने के लिए यह कटौती कर रहा है। फिर भी यह सफल नहीं होगा। रूसी शेयर बाजार गिरने और वित्त मंत्रालय के बढ़ते बजट घाटे व महंगे कर्ज से जूझने के कारण देश के निवेशक पहले से घबराए हुए हैं। मॉस्को टाइम्स के अनुसार ऐसा लगता है कि यह घाटा साल के अंत तक लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जबकि रूस ने 47.7 अरब डॉलर का अनुमान लगाया था। रूस में छोटे व्यवसाय रिकॉर्ड दरों पर बंद हो रहे हैं। सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में ही 2 लाख छोटे और मध्यम आकार की रूसी कंपनियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। रूस खराब ऋणों के कारण बैंकिंग संकट के कगार पर है और महंगाई एक बार फिर बढ़ रही है। मई में साल के सबसे निचले स्तर 5.3% तक गिरने के बाद जून में यह 6% तक पहुंच गई। रूस एक वित्तीय संकट के किनारे पर है। सर्दियों तक युद्ध खत्म करने की ज़ेलेंस्की की योजना का दूसरा हिस्सा रूस को उस वित्तीय खाई से नीचे धकेलने के लिए है। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, यानी लंबी व मध्यम दूरी के हमले। इन हमलों की संख्या बढ़ाना आज की जरूरत है, क्योंकि इन हमलों में से हर एक रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, उसकी युद्ध मशीन को उस इलाके में नुकसान पहुंचाता है जिसे सुरक्षित माना जाता था, और अंततः रूस की सेना में और अधिक हताहतों की संख्या बढ़ाता है। अभी हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि हमारी कूटनीतिक कोशिशें कब सफल होंगी। यूक्रेन के लंबी दूरी के प्रतिबंध, हमारे मध्यम दूरी के हमले और साझेदारों के प्रतिबंध रूस पर इतना दबाव डालेंगे कि उसके पास शांति के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा, वह गलत नहीं है। तीनों प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए यूक्रेन को और बड़े, दूरगामी व प्रभावशाली हमले करने होंगे। ज़ेलेंस्की पहले से ही वह सब कुछ कर रहे हैं जो इसे संभव बनाने के लिए कर सकते हैं। इस वक्त यूक्रेन 40 दिनों के लंबे और मध्यम दूरी के हमलों के अभियान के अंत की ओर बढ़ रहा है, जो खास तौर पर चुने गए ठिकानों पर किए गए थे ताकि आक्रामक देश पर असर डाला जा सके और उसे युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर किया जा सके। यूक्रेन 40 दिन की श्रृंखला के बाद भी रुकने वाला नहीं है। जुलाई के अंत में ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की नई सूची बनाई है, जिन पर वह संभवतः 40 दिनों के अभियान के खत्म होते ही हमला करना शुरू कर देगा। संदेश स्पष्ट है, एक के बाद एक ड्रोन को रूस और कब्जे वाले इलाकों में दाखिल होना होगा। 2026 वह साल रहा है जब इस तरह के हमले वास्तव में सामने आए हैं। यूक्रेन के ड्रोन की मारक दूरी अब इतनी बढ़ गई है कि इस साल के पहले 7 महीनों में रूस के 52 क्षेत्रों पर हमला कर चुके हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन ने 2025 में 36 क्षेत्रों पर हमला किया था, इसलिए 52 एक बड़ी बढ़ोतरी है। ये यूक्रेन के इस नैरेटिव को मजबूत करता है कि रूस में अब कुछ भी सुरक्षित नहीं। 2026 की शुरुआत से यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी रिफाइनरियों पर लगभग 200 बार हमला किया है। इसमें सबसे उल्लेखनीय हमला साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी पर 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर से हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ है कि रूस के 90% तक क्षेत्रों को ईंधन बिक्री सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मध्यम दूरी के मोर्चे पर यूक्रेन ने 700 किलोमीटर लंबी RR 280 हाईवे के किनारे बार बार जोरदार हमले किए, जो मुख्य भूमि रूस को क्रीमिया और यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों से जोड़ती है। उस सड़क मार्ग पर मासिक हमलों की संख्या जनवरी में लगभग 20 से बढ़कर जून में 130 से अधिक हो गई है। समुद्री मोर्चे पर यूक्रेन ने शैडो फ्लीट के उन जहाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो क्रीमिया प्रायद्वीप तक तेल, भोजन और दूसरी आपूर्तियां पहुंचाते हैं। 3 हफ्ते के जुलाई अभियान में यूक्रेन ने काला सागर और अजोव सागर में 201 शैडो फ्लीट जहाजों पर हमला किया। कब्जे वाले यूक्रेन में मोर्चे के पीछे ड्रोन रूसी लॉजिस्टिक्स नष्ट करने और अग्रिम मोर्चे के हमलों को कमजोर करने के लिए लगातार उड़ते हैं, जिसने जुलाई में रूस के रिकॉर्ड तोड़ 42,860 सैनिकों के नुकसान में बड़ी भूमिका निभाई। लंबी और मध्यम दूरी के ड्रोन हमले असरदार हैं, इसीलिए ज़ेलेंस्की ऐसे और हमलों की मांग कर रहे हैं जो उनकी रणनीति का तीसरा हिस्सा है। जहां तक इन हमलों की उपलब्धि की बात है, यह सब पुतिन पर डाले गए दबाव के बारे में है। ये आर्थिक नहीं, सामाजिक दबाव है। पुतिन की शुरू की गई जंग को रूस लाकर यूक्रेन चाहता है कि लोग पुतिन के खिलाफ हो। इसी कारण युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन की लोकप्रियता सबसे तेजी से गिरी है और यही वजह है
कि रूस के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस द्वारा जुलाई में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि जिन लोगों से उन्होंने सवाल किए उनमें से 81% लोग यूक्रेन युद्ध का तुरंत अंत चाहते हैं। कई रूसी लोग पुतिन की जंग से उतने ही परेशान हैं जितने यूक्रेनी पड़ोसी, खासकर जब लंबी दूरी के ड्रोन दिक्कतें दे रहे हैं। ये जेलेंस्की की योजना के 3 मुख्य हिस्से हैं। इन तीनों हिस्सों को मिलाकर इनका मकसद यही है कि पुतिन के पास शांति के अलावा कोई और व्यवहारिक विकल्प न बचे। जेलेंस्की के अनुसार इन तीनों रणनीतियों से पुतिन को 2026 की सर्दियों तक वार्ता के लिए लाना लक्ष्य है। इसके लिए हमें और ज्यादा समझौते होते हुए देखने होंगे, और ज्यादा प्रतिबंधों को लागू होते हुए देखना होगा, और ज्यादा ड्रोन उड़ते हुए देखने होंगे। ये सब यूक्रेन की क्षमताओं के भीतर है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये योजना काम करेगी? हो सकता है। जेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेन अब एक ऐसे पागल से निपट रहा है जो शांति को असफलता मानता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि इसी वजह से इस योजना के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। इस समय ऐसी खबरें आ रही है कि पुतिन 5 लाख रूसी सैनिकों को लामबंद करने की तैयारी कर रहे हैं। संभव है ये रूस के सितंबर के स्टेट ड्यूमा चुनावों के बाद होगा। शांति पर विचार करने को तैयार कोई तानाशाह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि यह वही चीज है जो एक ऐसा हताश व्यक्ति करेगा जो रूस के हताहतों की संख्या उसके स्वयंसेवकों की भर्ती करने की क्षमता से अधिक होने पर कुछ नहीं कर सकता। अगर रूस लामबंदी करता है तो व्लादिमीर पुतिन को इतना विरोध झेलना पड़ेगा कि ये उनके राष्ट्रपति पद का अंत भी कर सकता है। कम से कम इससे उन पर और दबाव तो पड़ेगा ही। जेलेंस्की के योजना के 3 पहलुओं के साथ मिलाकर जो दबाव बनाने पर ही केंद्रित हैं, ये पूरी तरह संभव है कि व्लादिमीर पुतिन की स्थिति जल्द ही अस्थिर हो सकती है। जल्द ही का मतलब 2026 की सर्दी हो सकता है, समय बताएगा। अगर जेलेंस्की की योजना असफल होती है तो भी ये असली असफलता नहीं होगी। पुतिन शायद शांति की घोषणा न करे। इसका अर्थ है कि 2026 के अंत तक यूक्रेन की स्थिति साल की शुरुआत से बेहतर होगी, और यह इस योजना के कारण होगा। एक तरह से यह यूक्रेन के लिए फायदेमंद ही फायदेमंद है। जेलेंस्की को उम्मीद है कि दबाव उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। पुतिन पर पहले ही दबाव डाला गया है और दबाव बढ़ेगा। दबाव सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बना रहा, अब पुतिन के युद्ध की आलोचना अप्रत्याशित स्रोतों से भी हो रही है, जिसमें एक तथाकथित सहयोगी ने रूस के राष्ट्रपति के ठीक सामने बैठकर उनसे युद्ध खत्म करने की अपील की। यह पुतिन के लिए बेहिसाब अपमान था। ये एक ऐसा पीठ में छुरा घोंपना था जो दिन दहाड़े पूरी दुनिया के सामने किया गया। अगर आप हमारे वीडियो को देखें तो इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ताज़ा खबरें लाते रहते हैं। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।